हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको टी या कॉफी में से क्या ज्यादा पसंद है या फिर आपको दोनों ही पसंद है। जी हाँ, टी और कॉफी ये हमारे इंडिया में और इंडिया के आसपास की कंट्रीज में इतना ज्यादा पॉपुलर बेवरेजेस हैं कि ये इतनी ज्यादा यूज की जाती है, इतनी ज्यादा पी जाती हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज होने जा रही है। अगर हम बात करें कि अगर टी और कॉफी को अगर हमारे इंडिया में जैसी कंट्री में अगर कोई मेहमान आने पे सर्व ना किया जाए तो वो बुरा तक मान जाते हैं। जी हाँ, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है टी और कॉफी की हमारे इंडिया में। अगर किसी गेस्ट को इंपॉर्टेंट फील कराना हो और उसको अगर स्पेशल फील कराना हो तो इस तरह की जो बेवरेजेस हैं वो सर्व की जाती हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज्यादा पीने जाने वाली जो ड्रिंक है वो है हमारा वाटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है टी और उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हमारी कॉफी। इस तरह के बेवरेजेस पूरे वर्ल्ड में इस तरह से फैले हुए हैं, यानी इस तरीके से पिए जाते हैं जिसकी कोई लिमिट अब धीरे धीरे अगर हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 2025 तक, उसके एंड तक माना जा रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट 2015 से 2025 तक अगर हम देखें तो ये लगभग डबल हो जाएगी। धीरे धीरे इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनके जो प्रोसेसेस है, इनके जो जितना भी इनके अंदर में जो प्रोसेस मैकेनाइजेशन होता है उनके अंदर इनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसके अंदर में धीरे धीरे चेंजेस लाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस टी की शुरुआत और कॉफी की शुरुआत कहां से हुई? जी हां, टी की अगर हम बात करें तो चाइना में सबसे पहले 3rd सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया था और धीरे 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 करके इसको दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे कंट्रीज में पहुंचाया गया। वहीं पे अगर हम कॉफी की अगर हम बात करें तो अफ्रीका की एक कंट्री इथोपिया से ये स्टार्ट हुई 9th सेंचुरी के अंदर में, और तब से इसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ती चली गई कि यूरोपियन कंट्रीज का एक फेवरेट ड्रिंक बन गया है टी एंड कॉफी। यूरोपियन कंट्रीज की डिमांड इस कदर बढ़ चुकी है कि ग्लोबल नॉर्थ की टोटल डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो ग्लोबल साउथ है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया और आसपास की जो कंट्रीज है, वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डाल रही है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है टी और कॉफी की वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से है, जिसकी वजह से हमारी आसपास की जो कंट्रीज हैं वो इसको ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो टी को सबसे पहले चाइना ने प्रोड्यूस किया था और वही आज सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। चाइना की अगर हम बात करें तो उसके बाद धीरे 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 करके ये चीज श्रीलंका, इंडिया, पेरू, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में टी की प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसमें चाइना सबसे नंबर 1 पे है। वहीं पे अगर हम कॉफी की अगर हम बात करते हैं तो कॉफी का आज सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, स्टार्ट तो ये हुआ था इथोपिया से, एक अफ्रीकन कंट्रीज से, लेकिन आज अगर हम साउथ अफ्रीका की कंट्री ब्राजील की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन वहां पे होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडिया, पेरू, इथोपिया, ये सारी कंट्रीज कॉफी प्रोडक्शन में टॉप 10 में आती है। कॉफी प्रोडक्शन और टी प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि इसमें अलग अलग प्रोसेसेस, डिफरेंट मैकेनाइजेशंस, इसके अंदर अगर हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो फर्मेंटेड, विदाउट फर्मेंटेड, टी के अंदर फर्मेंटेड, विदाउट फर्मेंटेड, लीव्स को किस तरीके से यूज किया जाएगा, लीव्स को किस टाइम पे इसको प्लग किया जाएगा, ये सारे प्रोसेसेस के ऊपर अब डिटेल्ड रिसर्च होती है और उसके बाद ही टी जो है आपको सर्व की जाती है। आज की हमारे जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। रिसेंटली रिसर्च में पता चला है कि जो टी एंड कॉफी जैसे बेवरेजेस पूरे वर्ल्ड में इतने लार्ज स्केल में पिए जाते हैं, उसका एक बहुत ही गहरा, बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर। जी हाँ, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, नीदरलैंड में एक स्टडी होती है तो उसमें पता चलता है कि 5% के आसपास जो डिफॉरेस्टेशन होता है वर्ल्ड के अंदर में वो हमारे इन 2 ड्रिंक्स की वजह से ही होता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन, हार्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर में जो प्रोसेस किया जाता है उसके अंदर में जो हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे भी पॉल्यूशन होता है, मीथेन प्रोड्यूस होती है, वो भी एक ग्लोबल हार्मिंग एक गैस है। अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो राइट फ्रॉम दी कल्टीवेशन, जब इसको कल्टीवेट किया जाता है तो उस टाइम पे पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। वहीं पे कल्टीवेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हार्वेस्टिंग का, जब इसको प्लग किया जाता है। प्लग करने टाइम पे भी वहां पे हमारे जो अलग अलग मशीन्स यूज की जाती है वहां पे भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। प्लग करने के बाद टी की अगर हम बात करेंगे तो टी
एक ऐसा बेवरेजेस है एक जिसमें हमें जो प्लग करने के विद इन 24 आवर प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। इसलिए अगर इंडिया जैसी कंट्रीज में देखें तो जहां पे हमारा टी प्रोड्यूस किया जाता है उसी के आसपास में हमारी टी इंडस्ट्रीज भी मिलती हैं। डेफिनेटली इसका जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड है 1.5 साल के आसपास होता है, इसका पूरा आउटपुट 2 साल के आसपास निकल के आता है। इसलिए स्मॉल फार्मर्स टी प्रोडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। डेफिनेटली हमें टी प्रोडक्शन में इंडिया जैसी कंट्रीज में रियल एस्टेट्स, यानी अगर हम सपोज करें बात करें तो बड़े बड़े जो एस्टेट्स हैं वो इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। स्मॉल फार्मर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है हमारे टी प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर में जहां पे 86% मार्जिनल फार्मर्स हैं वो एक साल में 3 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तब जाके उनकी जो इकोनॉमिक जो सेटिस्फैक्शन है या फिर रिक्वायरमेंट है डे टू डे लाइवलीहुड को वो चला पाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ये 3 प्रोसेसेस जो साल भर में किए जाते हैं, वहीं पे अगर किसी फार्मर को बोला जाए कि आपको 2 साल बाद इसका आउटपुट मिलेगा, डेफिनेटली वो उसको प्रेफर नहीं करेगा। तो टी प्रोडक्शन में जनरली प्लकिंग के लिए आपको सेमी स्किल्ड या स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, हिली एरियाज चाहिए होता है, 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, फ्लोइंग वाटर चाहिए होता है, प्रोसेसिंग इमीडिएट आपको चाहिए होती है। इन सारे प्रोसेसेस की वजह से प्लस में जो आउटपुट है आपका 2 साल बाद आएगा। स्मॉल फार्मर्स उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि 2 साल तक वो वेट नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया में देखा जाता है कि बड़े बड़े एस्टेट्स ही इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। वहीं पे अगर हम कॉफी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कॉफी एक ऐसी चीज है जो हमारी लेटराइट सॉइल में भी और इस तरह के जो लाइमस्टोन के रेमिनेंट्स होते हैं, कास्ट टोपोग्राफी में अगर हम बात करेंगे तो कास्ट टोपोग्राफी के जो रेमिनेंट्स होते हैं केव फॉर्मेशन के बाद में, उसकी सॉइल के अंदर में भी कॉफी प्रोड्यूस की जा सकती है। स्मॉल फार्मर्स इसमें इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बट जो एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो मेनली हमें लेटराइट सॉइल में और साउथ इंडियन सॉइल में ही ज्यादा मिलती है। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हम कंपेयर करेंगे आज की टी और कॉफी में कौन ज्यादा बेटर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक वैल्यूज, मेनली अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट्स की। टी और कॉफी को किस तरीके से पिया जाता है, किस तरीके से उसमें जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे कार्बन के ऊपर में, किस तरीके से वो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको एमिट करते हैं, हमारे ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या क्या रोल है, आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, टी वर्सेस कॉफी, विच बेवरेज इज मोर इको फ्रेंडली। रिसेंटली रिसर्चेस हुई हैं काफी सारी कंट्रीज में जिसमें इन दोनों को प्रॉपरली इसको रिसर्च किया गया है और उसमें पता लगाया गया है कि कौन सा बेवरेज हमारे लिए ज्यादा इको फ्रेंडली होगा एज कंपेयर टू अदर। रिसेंटली ये आपने न्यूज सुना है, एक्सप्लेन व्हाट इज मोर इको फ्रेंडली हैविंग टी और कॉफी, क्या पड़ता है इसका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे, सारे प्रोसेस को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं कल्टीवेशन से लेकर आपके घर तक पहुंचने तक, प्लस में आप जब इसको सर्व कर रहे हैं किसी गेस्ट के सामने या फिर आप इसको खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां तक पहुंचने तक इसका टोटल जो इंपैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे, किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है और किसका इंपैक्ट कम पड़ता है, किस तरीके से आपका इंपैक्ट कम पड़ेगा, किस तरीके से इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, यह डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। Tea and coffee are often regarded as luxury goods, indulgences rather than the necessities. Definitely इसकी कोई as such कोई necessity नहीं है कि आपको ये ड्रिंक पानी की तरह पीनी ही पड़ेगी, बट ये आज हमारी एक necessity जैसी ही हो गई है। डेफिनेटली ये मेन एक रीजन है इसके पीछे। एक तो आप जब भी कोई एनर्जेटिक आपको ड्रिंक चाहिए होती है तो शायद वाटर उस टाइम पे इमीडिएट उतना हेल्प नहीं कर पाता है, तो वाटर के बाद जो हमारी जो एनर्जी हमें मेनली प्रोवाइड की जाती है वो कैफीन से, थियोफाइलिन से, थैनिन से, इस तरह के जो एजेंट्स इनके अंदर में प्रेजेंट होते हैं उनसे हमें इमीडिएट जो है एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से इन दोनों ड्रिंक्स को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। जब भी गेस्ट आते हैं उनको इमीडिएट ये दिया जाता है ताकि जब भी वो थक हार के यहाँ पे पहुंचे हैं, आपके घर तक पहुंचे हैं, या फिर आप भी जब घर थक हार के घर पे पहुंचते हैं तो आप एक ऐसी ड्रिंक चाहिए होती है जो आपकी जो एनर्जी है उसके लेवल को दोबारा से रिट्रीव कर सके, दोबारा से ला सके। Yet for many daily doses of these beloved beverages is essential starting the day. काफी लोगों की जो दिन की शुरुआत है वो टी या कॉफी से ही होती है।
कई लोग इसको एक तरीके से अपना एक मीडियम बना लेते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं वो उससे पहले टी या कॉफी को बिल्कुल कंज्यूम करते हैं, और उनसे उनका कहना है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है, कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, और उनका जो वर्क एफिशिएंसी है, आउटपुट है, वो भी इससे बढ़ता है। डेफिनेटली, नो डाउट इन इट। टी इज द सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक ग्लोबली, अगर हम वाटर के बाद अगर इसको देखें तो, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कॉफी भी इसका ये थर्ड जो लार्जेस्ट कंज्यूमेबल जो ड्रिंक है वो बन जाती है। Today, tea and coffee are cultivated intensively and shipped worldwide, but their production also raises importance environmental concern. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, मेनली यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो इनकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम बात करेंगे ये 8-10 जो कंट्रीज हैं, पेरू है, इथोपिया है, इंडिया है, श्रीलंका है, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज हैं, ये इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को बियर कर रही हैं। बात करेंगे कल्चरल, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ड्रिंक्स इज प्रोफाउंड। कॉफी ओरिजिन ट्रेस बैक टू 9th सेंचुरी इथोपिया में। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉफी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है इथोपिया के अंदर में, जिस टाइम पे एक जो हर्डर थे, गॉड हर्डर थे, कार्डी नाम के एक गॉड हर्डर थे, उन्होंने इस ड्रिंक को सबसे पहले कंज्यूम करके देखा और उनको बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हुई, और उसके बाद से ये धीरे धीरे फेमस होता चला गया। Meanwhile, tea has its roots in the ancient चाइना। अगर हम वहीं पे टी की अगर हम बात करेंगे तो चाइना में इसको कंज्यूम किया जाता था एनर्जी के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना के अंदर में बहुत ही ज्यादा हिली एरिया होने की वजह से जो वहां पे पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती थी अप क्लाइंब करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। तो इस तरह की जो ड्रिंक्स है उसको काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है चाइना जैसी कंट्रीज में, जहां पे हमारे ज्यादातर टेम्परेचर लो भी रहता है और उसमें भी ये बहुत ज्यादा खासा हेल्पफुल रहती है। लिंक टू द लेजेंडरी फिगर शेन नोंग। अगर हम एक मिजरी पर्सन की बात करें जो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस थे, शेन नोंग, इन्होंने इसको सबसे पहले नोटिस किया और धीरे धीरे मेन प्रॉब्लम था यहाँ पे, इन्होंने गलती से, शेन नोंग ने गलती से एक पॉइजन कंज्यूम कर लिया था। पॉइजन कंज्यूम करने के बाद यहाँ पे पहले से ही ये एक प्लांटेशन यानी कॉफी के जो बीन्स होते हैं वो पहले से ही फेमस थे, लेकिन उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस पता नहीं था। और उस टाइम पे टी को यहाँ पे उनके माउथ में फोर्सफुली, और जब वो अनकॉन्शियस हो गए थे, फोर्सफुली उनके माउथ में उसको डाला गया और धीरे धीरे देखा गया कि वो पॉइजन, उनका जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया। और उसके बाद से इसके मिराकुलस जो इफेक्ट देखे गए और उसके बाद धीरे धीरे जो टी है वो फेमस हो गई चाइना के अंदर में। उसके बाद ये दूसरी कंट्रीज के अंदर में इंट्रोड्यूस की गई। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए उस टाइम पे ब्रिटेन और आसपास की कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस किया गया। और आज रिक्वायरमेंट ये है कि उनकी जो डेली की शुरुआत है वो टी या कॉफी से ही होती है। अगर हम बात करें कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ टी एंड कॉफी, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे ये जो कार्बन फुटप्रिंट्स है हमारे जनरेट होते हैं। वेरिएबिलिटी, इंपैक्ट, अगर हम बात करें डेफिनेटली सबकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, यानी चाइना की क्लाइमेटिक कंडीशन श्रीलंका से अलग होगी, इंडिया की अलग होगी, ब्राजील की अलग होगी, पेरू की अलग होगी। इन सभी कंट्रीज में जो अलग अलग क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है हमारे कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर। दूसरी अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल इंपैक्ट, it indicates that agriculture has the largest environmental footprint for both beverages। टी और कॉफी में अगर हम बात करें कल्टीवेशन से लेकर कंज्यूम करने तक, इस बीच में जो टोटल इंपैक्ट है इसका बहुत ज्यादा पड़ता है। और इनिशियल जो कंडीशन में, जब एग्रीकल्चर में बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के टाइम पे भी इसका बहुत ही खासा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर में। फार्मिंग का भी डिफरेंस होता है, ईच फार्म इज यूनिक फैक्टर इंक्लूडिंग लोकेशन, वेदर, क्रॉप ट्रीटमेंट। डेफिनेटली अगर आप ऐसी किसी लोकेशन में इनको ग्रो कर रहे हैं जहां पे हमें ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज करना पड़ेगा, ज्यादा पेस्टिसाइड को यूज करना पड़ेगा, वहां पे डेफिनेटली जो कार्बन फुटप्रिंट्स है ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। वहीं पे अगर हम बात करें कि इस फेवरेबल कंडीशन में इनको अगर ग्रो किया जाए तो डेफिनेटली कार्बन फुटप्रिंट जो है हमारे कम होंगे। तो कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन भी ये वेरी करेगा कि वो एग्रीकल्चर के टाइम पे कितना कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस कर रहे हैं।
प्रोसेसिंग एनर्जी यूज, यानी जो आप एनर्जी, जनरली इसको हम क्या करते हैं कि इनको दोनों ही चीजों को, अगर हम कॉफी की बात करें, यहाँ पे टी की अगर हम बात करें, टी जो होती है वो फर्मेंटेड नॉन फर्मेंटेड दोनों होती है। फर्मेंटेड टी को हम जनरली ब्लैक टी बोलते हैं और विदाउट फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं ग्रीन टी। अब इस प्रोसेस के अंदर में अब जो मशीनरी हमें यूज करनी है, उस मशीनरी में हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम रिन्यूएबल सोलर एनर्जी से अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका भी इंपैक्ट देखा जाएगा हमारे कार्बन फुटप्रिंट पे। डेफिनेटली अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं उस प्रोसेसिंग में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो डेफिनेटली इंपैक्ट कम पड़ेगा। कोल अगर यूज किया आपने, न्यूक्लियर अगर यूज किया आपने, या फिर इस तरह के फॉसिल फ्यूल्स को अगर आपने यूज किया, तो डेफिनेटली इंपैक्ट उसका नेगेटिवली ज्यादा पड़ेगा। बात अगर हम करें और फर्दर क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, मैकेनाइजेशन एंड केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स किस कंट्री में यूज किए जा रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट इसके अंदर में देखा जाएगा। मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स वी आर यूजिंग, इन विच वी आर यूजिंग NPK इन डिफरेंट रेशियोज। कभी हम 4:1 रेशियो यूज करते हैं, कभी हम 3:1 यूज करते हैं, कभी हम 8:3:1 रेशियो यूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी हमारा 8 होगा ये, 2 होगा ये और ये 1 होगा ये। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, जिसके हिसाब से हमारी जो सॉइल है वो भी इनफर्टाइल हो सकती है अगर हम इसका एक्सेसिव यूज कर लेंगे तो। Coffee is now primarily grown in large sun exposed plantation, increasing water and chemical use. कॉफी की अगर हम बात करें तो मेनली साउथ इंडिया में या फिर जहां पे भी फॉरेस्ट एरिया थे, वहां पे अंडर में, यानी जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज के नीचे वाले एरिया में कॉफी को ग्रो किया जाता था, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी, तो मेनली फॉरेस्ट एरिया में कॉफी को आराम से ग्रो कर लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे कॉफी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, हम इतने फॉरेस्ट नहीं है कि उसके अंडर में हम इसको ग्रो कर सकें, तो डेफिनेटली अब इसको एक्सपोज करना पड़ रहा है। कॉफी को जैसे ही सन के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा ज्यादा, तो डेफिनेटली वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर यूज किया जाएगा उतना ज्यादा लीचिंग इफेक्ट भी होता है। लीचिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, यानी जो लीचिंग का मतलब है कि जो मिनरल्स होते हैं दे एक्चुअली मूव अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द प्लांट्स, तो वहां पे मिनरल्स को बने रहने के लिए हमें जो ज्यादा से ज्यादा मिनरल डालने पड़ेंगे, हमें पानी भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब हम एक लार्जर एरिया में इसको ग्रो करने लगे हैं टू सेटिस्फाई दी जो वर्ल्ड्स नीड। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमें टी और कॉफी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमें प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एरिया चाहिए, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली पता चला है कि 1,30,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लॉस हो जाते हैं एवरी ईयर फॉर द कॉफी प्रोडक्शन, अगर हम बात करें तो, जो कि लगभग 5% होगा ग्लोबल का। यानी अगर हमारा ग्लोबल इसी तरीके से कम होता चला जाए तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जो टी एंड कॉफी जो है वो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन हमारे पास फॉरेस्ट प्रेजेंट नहीं होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने के लिए या सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए। और अगर हम फैक्टर की बात करें तो पैकिंग पे भी इसका इंपैक्ट पड़ता है कि आप किस तरह की पैकिंग यूज कर रहे हैं। The environmental footprint of packing varies based on the material, plastic and recycled paper. यानी आप किस तरह का पेपर यूज कर रहे हैं, या तो उसके अंदर या प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, पेपर या प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक अगर हम देखा जाएगा तो ज्यादातर जो प्लास्टिक है वो नॉन रिसाइकलेबल है, जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता ज्यादातर में। लेकिन वहीं पे अगर हम पेपर की बात करें तो रिसाइकेबल है, उसको हम दोबारा से भी यूज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। पैकिंग कैन हेल्प रिड्यूस फूड वेस्ट विच जनरेट मीथेन व्हेन डिकम्पोजिंग। यानी अगर हम इसको डिकम्पोज करने की भी अगर जरूरत होगी तो डिकम्पोज के टाइम पे भी मीथेन प्रोड्यूस होगा, दैट इज अगेन अ ग्लोबल वार्मिंग गैस। बात करें कॉफी वेस्ट की तो कॉफी वेस्ट विद स्टडी सजेस्टेड एट अबाउट 1/3 ऑफ द ब्रूड कॉफी इज टिपिकली डिस्कार्डेड। यानी अगर हम बात करें तो कॉफी के अंदर में जनरली आपने देखा होगा एक फॉर्म बनाई जाती है, एक लेदर बनाया जाता है, उसको और ज्यादा एक तरीके से इंटरेस्टिंग कॉफी बनाने के लिए। जनरली उसका टेस्ट उससे वो नहीं बढ़ता है, बट उससे जो है उसका जो ब्रूनेस होती है या फिर फॉर्म से जो उसका जो कलर है वो एक निखर के आता है, जिसकी वजह से सिर्फ यानी उसके कलर की वजह से और उसमें टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसकी वजह से भी
काफी ज्यादा, अगर जो रिसर्च में पता चला है कि जो 1/3 ऑफ द कॉफी है वो हम लोग कॉफी जो बाउल होता है, कॉफी जो कप होता है, उसके अंदर ही इसको छोड़ दिया जाता है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा लॉस है। फार्मर ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किए गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, प्रोसेसिंग हुई है, और आपने 1/3 को डायरेक्टली वेस्ट कर दिया। डेफिनेटली इसके ऊपर भी इसका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता चला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं? सी ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो उस पर भी खासा इसका फर्क पड़ता है। सबसे सस्ता पड़ता है हमारा सी ट्रांसपोर्ट। अगर कोई कंट्री सी ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर रही है तो डेफिनेटली उसका भी कार्बन फुटप्रिंट इसके अंदर में बढ़ जाएगा। तो जिस तरीके से हमारी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, हमारे कार्बन फुटप्रिंट भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें, टी और कॉफी में कौन सा ज्यादा सुप्रीम है, कौन सा ज्यादा आपके अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए इको फ्रेंडली है। बात करते हैं कंपेयरिंग टी एंड कॉफी इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द वाइड वेराइटी ऑफ द ईच प्रोडक्ट। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। यानी सिर्फ ये फैक्टर डिपेंड नहीं करता कि टी पी रहे हैं या फिर आप कॉफी पी रहे हैं, टी और कॉफी को किस तरीके से पैक किया जा रहा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से की जा रही है, प्रोसेसिंग में कौन सी एनर्जी को यूज किया जा रहा है, आप कितना मटेरियल आप पीने वक्त उसको छोड़ देते हैं, कितने को रिसाइकल करते हैं, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर भी इसको यानी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। रिसर्चर्स फाइंड दैट कप ऑफ टी हैज अ स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट देन कॉफी कंपेयर मींस एज कंपेयर टू विदाउट एडिटिव्स। यानी अगर हम एडिटिव्स की ना बात करें, यानी उसमें मिल्क, शुगर, ये दो चीजें अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो अगर हम ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी की अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर में टी जो होती है कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर हम 2 ग्राम का अगर हम टी बना रहे हैं तो वहीं पे कॉफी को हमें 7 ग्राम में बनानी पड़ती है सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। डेफिनेटली इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो क्वांटिटी के कंटेक्स्ट में टी इज बेटर देन कॉफी। वहीं पे अगर हम टी बैग्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 2 ग्राम जो मैंने अभी बताया आपको, टी लीव्स चाहिए होती है, व्हाइल अ कप ऑफ कॉफी रिक्वायर नियर अबाउट 7 ग्राम ऑफ बीन्स। जो बीन्स है हमें 7 ग्राम के आसपास चाहिए होती है, टी जो है हमें 2 ग्राम के आसपास चाहिए होती है। अगर हम विदाउट मिल्क एंड जो शुगर है उसको हम पी रहे हैं तो वहीं पे आपके डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर में कितना शुगर इन्वॉल्व किया है। अगर आप ज्यादा टी के अंदर में जनरली जो शुगर है उसकी क्वांटिटी जो है वो आपके डेफिनेटली टेस्ट के ऊपर, कॉफी की क्वांटिटी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, बट जो शुगर बनाने में लगा है उसके अंदर भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हुआ होगा, उसको भी हमें इसके अंदर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यानी जो टी और कॉफी जो आपने कप में बचा दी है उसका एक बहुत बड़ा कार्बन इंपैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। यानी अगर हम टी को डायरेक्टली लीव्स की फॉर्म में पिएंगे कंपैरेटिवली कम होता है, और अगर हम इसको जो हमारे जो ब्रूड की फॉर्म में या फिर फर्मेंटेड की फॉर्म में अगर पीते हैं तो उसका कार्बन इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। यानी अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप नेक्स्ट टाइम टी या कॉफी लेने जाएं, स्पेशली टी की अगर हम बात करें तो जो लीव्स होती हैं उसको डायरेक्टली लिया जाए तो कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। अगर लीव्स को हम फर्दर कॉन्साइज करके जो छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं उसके लिए अलग से प्रोसेस करना पड़ता है, और उस प्रोसेस के लिए भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। तो फैसला ये आपका होगा। अगर हम उसके अंदर में मिल्क इंक्लूड कर देते हैं तो किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है? डेफिनेटली देखा जाता है कि कॉफी जो होती है उसमें ज्यादा मिल्क को यूज किया जाता है, टी के अंदर में कम मिल्क को यूज किया जाता है। अब यह भी डिपेंड करता है कि वो मिल्क आपने डेयरी से लिया है या फिर वो आपका मैकेनाइज्ड है, यानी कंपनी में, इंडस्ट्री में बनाया गया है। डेफिनेटली अगर हम काउ मिल्क या बफेलो मिल्क को यूज करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट उसमें बहुत ज्यादा डलता है। यानी अगर हम कॉफी पी रहे हैं और उसमें अगर हम काउ मिल्क, बफेलो मिल्क अगर डालेंगे, गोट मिल्क अगर हम डालेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर में जो कार्बन फुटप्रिंट है बढ़ जाएंगे। वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री में बनने वाले जो पाउडर्ड मिल्क है उनको अगर हम यूज करते हैं तो कंपैरेटिवली लेस जो है हमारा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। द चॉइस ऑफ मिल्क इज क्रूशियल, स्विचिंग टू प्लांट बेस्ड मिल्क और
ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफी और टी कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। यानी जस्ट ये डिसाइड कर लेने से कि आप कौन सा मिल्क यूज करेंगे, सिर्फ ये डिसाइड कर लेने से कि आपको जो लास्ट में आपको टी कॉफी कितनी आपको उसमें छोड़नी है, उससे भी आपका कार्बन फुटप्रिंट डिसाइड हो रहा है। डेफिनेटली ये जो रिसर्च की गई है, ये लगभग 18 से 30 साल इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लगे हैं और उसके बाद में ये रिसर्च सामने आई है। हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बात करें हीट ओनली नेसेसरी वाटर, यानी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे हम अपने टी और कॉफी की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर पाए, अपना टेस्ट भी ले पाए, एनर्जी भी ले पाए और उसके साथ साथ हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम कंज्यूम हो। तो इसमें सजेस्ट किया गया है, कुछ कमेटीज इसमें बैठी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर हमें जितनी क्वांटिटी का टी या कॉफी प्रोड्यूस करना है उतनी ही क्वांटिटी का अगर हम वाटर लें, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अगर आपको 4 कप सपोज कीजिए टी या कॉफी बनानी है तो आपने उसमें 5-6 कप वाटर उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से पहले उसको आपको पानी को जलाना पड़ता है और तो आपने जो 1, 2, 3 कप पानी को जो जलाया है उसमें जो एक्स्ट्रा गैस यूज की गई है, डेफिनेटली उससे भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। या फिर आपने इलेक्ट्रिक जो ओवन है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज किए हैं, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक यूज किया है टी बनाने के लिए भी, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो डेफिनेटली अवॉइडिंग बॉइलिंग मोर वाटर देन नीडेड टू सेव एनर्जी, जितनी कम एनर्जी यूज होगी उतना ही कम कार्बन इंपैक्ट पड़ेगा। प्रॉपर स्टोरेज, जनरली देखा जाता है टी और कॉफी को जो हम घर में अपने स्टोर करते हैं पैकेट से निकालने के बाद, तो उसको इस तरीके से रखा जाता है कि उसमें मॉइस्चर बहुत इजीली पहुंच जाता है, जिसकी वजह से काफी क्वांटिटी की टी और कॉफी पूरा खराब हो जाती है, फिर हमें एक दूसरा पैकेट लाना पड़ता है फ्रेश वन। रियलिटी में अगर इसकी एक छोटा सी चीज है सिर्फ जिसमें हम इस तरह के पैकेट्स को यूज कर सकते हैं जो एयर टाइट कंटेनर्स हैं, उसके अंदर में हमारी जो मॉइस्चर है नहीं पहुंचेगी और हम उसी सेम कॉफी को लॉन्ग टाइम तक उसको चला सकते हैं। हमें नए पैकेट खरीद के कार्बन फुटप्रिंट में यानी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चूज लूज लीव्स, जो अभी मैंने बताया आपको, जो टी होती है कंपैरेटिवली जो हम टी बैग्स यूज करते हैं, टी बैग्स के अंदर में बहुत सारा वेस्टेज होता है टी का, डेफिनेटली सारे प्रोसेसेस में कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हुआ और लास्ट में जब आप इसको यूज करने की बारी आती है उसके बाद आप टी बैग से उसको यूज कर लेते हैं, जो कि उसका सिर्फ 10 से 15% ही आप उसको यूज कर पा रहे हैं। अगर आप इसी को लीव्स फॉर्म में अगर यूज करते तो उसी टी बैग्स का सिर्फ 15% से आपकी टी है वो बन जाती थी। तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमें लूज लीफ यूज करनी चाहिए या टी बैग्स। डेफिनेटली टी बैग्स आर नॉट बेटर, नॉट गुड फॉर दिस, which may contain non-compostable प्लास्टिक। और डेफिनेटली जो प्लास्टिक उसमें यूज किया जाता है, जो फिल्टर जिसमें यूज किया जाता है, उसमें भी जो रीयूजेबल होगा या तो अगर डिकम्पोजेबल होगा तो उसमें भी हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है अलग से प्रोड्यूस होता है। एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, इस तरीके से फार्मिंग करनी चाहिए कि हमें लेस फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट हो, लेस पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट हो। गलत टाइम पे फार्मिंग करने की वजह से मॉइस्चर अगर एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो मॉइस्चर की वजह से पेस्टिसाइड्स हमें बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पेस्ट उस टाइम पे बहुत ज्यादा होंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, पैरासाइट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं हमारे क्रॉप्स के ऊपर में। डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सीजन पे अगर इसको ग्रो किया जाएगा जिसमें हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो मॉस्किटोज हैं, जो हमारे पेस्ट हैं, वो इसमें कम लगेंगे, तो हमारा जो ओवरऑल है पेस्टिसाइड की यूसेज भी हमारी कम होगी, इंसेक्टिसाइड की यूसेज भी कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट हमारा इसमें कम प्रोड्यूस होगा। मैनेज वाटर एंड एनर्जी मोर एफिशिएंटली, यानी एक रिसर्च में पता चला है कि अगर हमें एक प्लांट को पूरे साल भर में 1000 लीटर पानी देना होता है तो हम उसके बदले उसको लगभग 10 लाख लीटर वाटर प्रोवाइड कर देते हैं। यानी अगर हम 10 लाख में से अगर हम 10,000 जो अगर 1000 अगर उसको माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो है हमारा ये सारा का सारा हमारा वाटर वेस्टेज हो गया, पूरा वेस्ट हो गया, जो प्लांट को नहीं चाहिए था वो भी हमने दिया। तो डेफिनेटली इसके लिए जो पर्माकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, हमें पर्माकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें हम
ये सीखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो वाटर है उसको हम प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। जो वाटर एक्सेस हो जाए उसको कहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडिया के अंदर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जिसमें पर्माकल्चर जैसे जो कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, खुद यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करती हैं। डेफिनेटली इसको और प्रमोट और अवेयर करने की जरूरत है। बात करें सस्टेनेबल पैकिंग, ऐसी पैकिंग होनी चाहिए जो डेफिनेटली सस्टेनेबल हो या फिर उसको बार बार उसको हम रीयूज कर सकें। यानी अगर हमें जो कंपनी वहीं से अगर हमें ऐसी प्लास्टिक में एयर टाइट प्लास्टिक में अगर वो चीजें मिलेंगी तो हम उसको जब घर में उसको प्लेस करते हैं तो हम सेम बॉक्स यूज कर सकते हैं, ताकि हमें दूसरा बॉक्स ना खरीदना पड़े और जो हमारा नॉर्मल जो रैपर होता है उसको हमें थ्रो ना करना पड़े। डायरेक्टली जो कंपनी से जो बैग आता है, जो हमारे पास जो बॉक्स आता है उसको हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम प्रमोट करें तो डेफिनेटली ओवरऑल जो हमारा जो कंजम्पशन है, ओवरऑल जो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम प्रोड्यूस होगा। रेगुलेटरी मेजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिफॉरेस्टेशन के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी के चक्कर में हम अपनी जो इकोलॉजी जो एनवायरमेंट है उसको लूज कर देंगे। आप जानते होंगे इकोनॉमी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोलॉजी एनवायरमेंट, यानी जब हम इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एनवायरमेंट हमारा डाउन हो जाता है। एनवायरमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो इकोनॉमी जो कंट्री की है वो डाउन हो जाती है। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। इसके अंदर में फ्यूचर कंसिडरेशन हमें देखना चाहिए। विद कॉफी कंजम्पशन एक्सपेक्टेड टू डबल इन 25 ईयर्स, जिस तरीके से हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेबर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करती है काम करते वक्त, एनर्जी बॉडी में हमें चाहिए होती है, जिसकी वजह से इस तरह के बेवरेजेस की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। वर्क कल्चर को अगर हम थोड़ा चेंज कर पाए, अगर हम कंपनीज में जो टाइमिंग है उसको अगर हम चेंज कर पाए, जो एक तरीके से जो रेस्ट का टाइम है वो भी अगर हम दे पाए अपने जो एम्प्लॉयज हैं और इन सब को, तो इन सब की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा कम हो सकती है। अगर हम एक्सपेक्टेड अगर हम वैल्यू देखें तो 25 ईयर में इसकी रिक्वायरमेंट अगर डबल होगी तो डेफिनेटली इसको ग्रो भी ज्यादा किया जाएगा। फर्टिलाइजर्स, हार्वेस्टिंग और ये सारे प्रोसेस को भी डबल किया जाएगा और हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी डबल से ज्यादा हो सकता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। अगर हमें अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है तो जो प्रोसेस हमने बताए हैं इनको हमें फॉलो करना चाहिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। डिस्कस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ टी एंड कॉफी प्रोडक्शन। Full stop. What measures can be implemented to minimize these effects while meeting the growing global demand for these beverages? इन जो डिमांड है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, इस तरह के जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारे एनवायरमेंटल पे, उसके ऊपर में आप इसको डिस्कस कीजिए। 250 वर्ड में इस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। और जो हमारा जो टी और जो कॉफी की जो क्वेश्चंस है हमारे यूपीएससी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, प्री में पूछे जा चुके हैं कि टी के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉफी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सी कंट्री इसमें ज्यादा प्रोड्यूस करती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम कॉफी की अगर हम बात करेंगे तो ब्राजील सबसे ज्यादा इसमें प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो कंट्रीज आती है हमारे लाओस, कंबोडिया, पेरू, इंडिया, इथोपिया, ये सारी कंट्रीज हैं। टी की अगर हम बात करते हैं तो चाइना ने सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया था और चाइना ही इसमें सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कंज्यूम भी चाइना में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आता है हमारे श्रीलंका, इंडिया आती है, पेरू आता है और उसके बाद हमारे जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये सारी कंट्रीज इसमें ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, किस किस तरीके से ग्रो किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। टी और कॉफी से रिलेटेड जो रिसेंट रिसर्च है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। थैंक यू।